हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास देना पावना। भारतीय रचनाकारों की पहली पंक्ति में गिने जाने वाले कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने परंपरागत बंधनों, संकीर्ण मानसिकताओं, हीनताओं, दुर्बलताओं के मायाजाल से निकालकर हिंदू समाज, विशेषतया नारियों को उदार एवं व्यापक दृष्टि प्रदान करने का प्रयास किया है। शरत चंद्र की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी रचनाओं का भारतीय ही नहीं अपितु विश्व की प्रायः सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। मंदिरों की अपार धन संपदा हड़पने के लिए पुजारी, जमींदार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति कितनी ओछी हरकतें कर सकते हैं, इसकी एक मिसाल है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का यथार्थपरक उपन्यास देना पावना, जिसमें चंडीगढ़ के एक मंदिर की बहुमूल्य संपत्ति हथियाने के लिए गांव के प्रतिष्ठित लोगों ने भैरवी को लांछित और अपमानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस षड्यंत्र में नारी की भावनाओं और संवेदनाओं के साथ भी जमकर खिलवाड़ किया गया है, जिसकी गहन एवं मार्मिक अभिव्यक्ति में शरत चंद्र ने कलम तोड़ दी है। संभवतया इसीलिए उन्हें नारी वेदना का पुरोहित कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उपन्यास देना पावना का पहला भाग। चंडीगढ़ की चंडी देवी बहुत प्राचीन देवी हैं। किंवदंती है कि राजा वीर बाहु के पूर्वजों ने किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर बारुई नदी के किनारे यह मंदिर बनवाया था और इसी मंदिर के आधार पर धीरे धीरे यह गांव बस गया था। शायद एक समय सचमुच ही यह सारा चंडी गांव देवता की संपत्ति था, लेकिन अब तो मंदिर में लगी हुई कुछ बीघे जमीन के सिवा सब कुछ लोगों ने छीन लिया है। गांव इस समय बीज गांव की जमींदारी में है। किस रहस्यमय राह से अनाथ और निर्बलों की संपत्ति और वैसे ही निसहाय देवी का सारा धन जमींदार के पेट में समा गया, यह जानना साधारण पाठकों के लिए व्यर्थ है। मेरा कहना केवल यही है कि चंडीगढ़ का अधिक समय चंडी के हाथ से निकल गया है। शायद देवता का इससे कुछ आता जाता नहीं, किंतु देवता के जो सेवक या पुजारी हैं, उनके मन का क्रोध आज तक नहीं गया। इसी से अब भी झगड़े झंझट होते रहते हैं और बीच बीच में वे भयानक रूप धारण कर लेते हैं। बीज गांव का जमींदार वंश सदा से अत्याचारी के रूप में बदनाम है, किंतु लगभग 1 वर्ष पहले पुत्रहीन जमींदार की मृत्यु होने पर उनके भांजे जीवानंद चौधरी ने जब से जमींदारी पाई है, तब से सारी प्रजा का जीना हराम हो गया है। जनश्रुति है कि पूर्व जमींदार काली मोहन बाबू ने इस जमीन की उच्च श्रृंखलता से तंग आकर इसे त्याग देने का संकल्प कर लिया था, किंतु आकस्मिक मृत्यु ने उनकी इस इच्छा को कार्य रूप में बदलने नहीं दिया। यही जीवानंद चौधरी इस समय अपने राज्य को देखने के बहाने से चंडीगढ़ में उपस्थित हुए हैं। गांव में जमींदार की कचहरी का एक साधारण सा घर हमेशा से है, किंतु ऊबड़-खाबड़ पहाड़ से सटे हुए बांकड़ा जिले के इस गांव की स्वास्थ्यवर्धक जलवायु और बालू वाली बारुई नदी का पानी अत्यंत स्वादिष्ट होने से जीवानंद के नाना राधा मोहन बाबू ने नदी के किनारे शांति कुंज नाम का एक बंगला बनवाया था। वह प्रायः बीच बीच में आकर कुछ दिन उसमें रह जाते थे, किंतु उनके पुत्र काली मोहन कभी किसी दिन यहाँ नहीं आए। अतएव जिस बंगले में किसी समय रूप था, ऐश्वर्य, मर्यादा थी, जिसके चारों ओर का बगीचा दिन रात फलों फूलों से भरा रहता था, वही अब दूसरों के हाथ पड़कर लापरवाही और अवहेलना के कारण जीर्ण हालत और झाड़ झंकाड़ से भर गया था। न माली था, न रखवाला, न आसपास बस्ती। केवल बारुई नदी के सूखे किनारों में यह टूटा फूटा बंगला जंगल के बीच खड़ा हुआ आदरहीन की तरह दिन रात भाएं भाएं करता था। कितने दिनों से यहाँ किसी ने प्रवेश नहीं किया। कितने दिनों से कचहरी का प्रधान कर्मचारी इसके बारे में
सदर में केवल झूठी कैफियत पेश करता आ रहा है, इसका किसी ने हिसाब नहीं रखा। जब यह हालत थी तब अकस्मात एक दिन संध्या के समय केवल 2 आदमी साथ लेकर भूस्वामी गांव की कचहरी के सामने उपस्थित हो गए। वह पालकी से नीचे उतरे तक नहीं, केवल गुमाश्ता एक कौड़ी को बुलाकर कह दिया कि कुछ दिन शांति कुंज में रहेंगे। इतना कहकर ही वह अपने रास्ते पर चल दिए। आशंका और उत्कंठा से एक कौड़ी का मुख पीला पड़ गया। शायद वहां भीतर घुसने की राह ही ना हो, शायद सब खिड़कियां दरवाजे चोर उखाड़ ले गए हों, शायद कोठरियों कमरों में झुंड के झुंड बाघ भालू रहते हों। वहां क्या है और क्या नहीं, इसकी कोई जानकारी एक कौड़ी को नहीं थी। अब शाम के समय कहाँ आदमी मिलेंगे, कहाँ से रोशनी का प्रबंध होगा, कहाँ खाने पीने का प्रबंध होगा। एकाएक अब वह क्या करे, किसकी शरण जाए, यह सोचकर एक कौड़ी का सिर चकराने लगा। नौकरी तो जाएगी ही सो जाए, किंतु इस नए अत्याचारी मालिक की जो सब बातें उसने इस बीच लोगों से सुन रखी थी, उनमें से किसी पर भी उसे कोई भरोसा नहीं हुआ। और यह जो कोई सूचना नहीं, इत्तला नहीं, अचानक शुभागमन हो गया, यह भी केवल उसी के लिए हुआ है। तब इसी जमींदारी में रहकर बाल बच्चे लेकर कहाँ भागकर अपनी रक्षा करे, इसका कोई किनारा ही उसे नहीं सूझ पड़ा। मालिक को उसने कभी देखा नहीं, इसकी आवश्यकता ही नहीं हुई। आज भी वह साहस करके उनके ऊपर दृष्टि नहीं डाल सका। केवल उस संकरी गली के एक ओर पहाड़ों के आंखों से ओझल होते ही पालकी के पर्दे में जो शक्ल उसके नेत्रों के आगे नाच उठी, वह बहुत भयंकर थी। उसकी अनेक गफलतों और अनेक चोरियों का अब जो कठोर विचार कचहरी में बैठकर किया जाएगा, उसका कोई अंश और किसी के कंधे पर डालना संभव होगा या नहीं, यही सोचने का अब तक यत्न कर रहा था। ठीक उसी समय कचहरी का बड़ा प्यादा दौड़ता हुआ आया। वह बेचारा तकादे पर गया था। राह में इस दुर्घटना की खबर मिली। उसने हाँफते हाँफते पूछा, नंदी महाशय, हुजूर आ रहे हैं ना? एक कौड़ी ने उसकी ओर देखकर केवल कहा, विशंभर आश्चर्य से क्षण भर एक कौड़ी के पीले पड़े मुख की ओर ताकता रहा। उसके बाद बोला, क्या नंदी महाशय, खुद हुजूर आ रहे हैं क्या? एक कौड़ी मन ही मन एक तरह से जान पर खेलने को तैयार हो गया था। विकृत स्वर में बोला, आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? खबर नहीं, इत्तला नहीं, हुजूर आ रहे हैं। हुजूर हैं तो कुछ सिर तो नहीं काट लेंगे? इस नाराजगी का अर्थ अचानक समझ में न आने से विशंभर थोड़ी देर चुप रहा, किंतु उसका दिमाग जैसे साफ था वैसे ही ठंडा, और प्यादा होने पर भी गुमाश्ते के साथ उसका घनिष्ठ संबंध था। उसने एक कौड़ी को भीतर ले जाकर थोड़ी ही देर में शांत कर दिया। शराब की बोतल, मांस और उसके साथ की एक और चीज का गुप्त इशारा करके इतनी बड़ी आशा की वाणी सुनाने में भी वह नहीं हिचका कि पुरुष के भाग्य को जब देवता भी नहीं बतला सकते, तब हुजूर की नज़र में पड़ने पर नंदी के भाग्य में भी क्यों एक दिन सदर के नायब का पद नहीं मिलेगा, यह कोई भी जोर देकर नहीं कह सकता। थोड़ी देर में एक कौड़ी कुछ आदमी, 2 लालटेनी और थोड़े बहुत फल मूल इकट्ठे करके विशंभर को साथ लेकर शांति कुंज के टूटे फाटक के सामने पहुंचा। उस वक्त संध्या काल बीत चुका था। उसने देखा कि इसी बीच डाल पत्ते तोड़ तोड़ कर भीतर जाने के लिए काम चलाऊ रास्ता बना लिया गया है। फिर भी इस अंधेरे रास्ते में सहसा घुसने की हिम्मत बड़ी देर तक किसी की नहीं हुई। भीतर प्रवेश करने पर पग पग पर भय से उन लोगों के रोंगटे खड़े होने लगे। यह जंगल लगभग 10 बीघे में फैला हुआ है, इसलिए रास्ता भी नहीं है और इसे पार करने का दुख भी कम नहीं। कहीं एक दीपक भी नहीं जलता, केवल चबूतरे के किनारे जहाँ कहार पालकी रखकर चिलम पी रहे हैं, थोड़ी दूर एक जलती हुई सूखी लकड़ी के प्रकाश से थोड़ी सी जगह में साधारण सा उजाला है। खबर पाकर
नौकर एक कौड़ी को एक कमरे के भीतर ले गया। सारा कमरा शराब की दुर्गंध से भरा हुआ है। एक कोने में मोमबत्ती टिमटिमा रही है और दूसरे सिरे पर एक टूटे-फूटे तख्त के ऊपर बिछौना डालकर बीज गाँव के जमींदार जीवानंद चौधरी बैठे हैं। रोगी सा दुबला-पतला और गोरा शरीर है। उम्र का अनुमान करना बहुत कठिन है क्योंकि उपद्रवों और अत्याचारों से मुँह सूख कर एकदम काठ की तरह सख्त हो गया है। सामने शराब से भरा कांच का गिलास है और उसी के पास विचित्र प्रकार की शराब की बोतल जो लगभग खाली हो चुकी है। तकिए के नीचे से एक नेपाली खुखरी का कुछ हिस्सा बाहर दिखाई दे रहा है और उसी के निकट एक खुले हुए बक्स में 2 पिस्तौलें रखी हुई है। एक कौड़ी जमीन पर माथा टेक कर प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मालिक ने कहा, तुम्हारा नाम एक कौड़ी नंदी है? तुम ही यहाँ के गुमाश्ता हो क्या? खौफ से एक कौड़ी का कलेजा धक धक कर रहा था। उसने गर्दन हिलाकर भयभीत कंठ से कहा, जी हुजूर। वह सोचकर आया था कि अब उसके बाद बंगले की ही बात उठेगी, लेकिन हुजूर ने उसका कोई जिक्र नहीं किया। केवल पूछा, तुम्हारी कचहरी की तहसील कितनी है? एक कौड़ी ने कहा, जी यही कोई 5,000 रुपया। जीवानंद बोला, 5,000? अच्छी बात है। मैं यहाँ 7-8 दिन हूँ। मुझे इसी बीच में कोई 10,000 रुपये चाहिए। एक कौड़ी ने कहा, जो हुक्म मालिक। उसके बाद मालिक ने कहा, कल सवेरे तुम्हारी कचहरी में बैठूंगा, यही कोई 10-11 बजे। इसके पहले मेरी नींद नहीं खुलती। आसामियों को भी खबर कर देना। एक कौड़ी ने आनंद से सिर हिलाकर कहा, जो हुक्म मालिक। कारण यह बतलाने की जरूरत नहीं कि एक कौड़ी ने लगान के अलावा अतिरिक्त रुपए वसूल करने के भारी बोझ से अपने को बहुत संकट में पड़ा हुआ नहीं समझा। उसने प्रसन्न होकर कहा, मैं आज रात को ही चारों ओर आदमी भेज दूंगा, जिससे कोई यह न कह सके कि समय पर खबर नहीं मिली। जीवानंद ने सिर हिलाकर अपनी सम्मति दे दी और शराब का पात्र मुंह से लगाकर एक ही सांस में उसे खाली करके धीरे से नीचे रखते हुए कहा, एक कौड़ी, तुम लोगों के यहाँ शायद विलायती शराब की दुकान नहीं है। खैर ना सही, मेरे साथ जितनी है उतनी से ये कुछ दिन कट जाएंगे। काम चल जाएगा, लेकिन मांस मुझे रोज चाहिए। एक कौड़ी तैयार ही था, बोला, यह कौन सी बड़ी बात है हुजूर। माता चंडी का सरस महाप्रसाद रोज हुजूर को दे जाऊंगा। हुजूर ने खुश होकर कहा, ठीक है। इसके बाद बोतल से थोड़ी सी मदिरा पात्र में डालकर पी और मुंह पोंछते पोंछते कहा, और भी एक बात है एक कौड़ी। एक कौड़ी की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। उसने कहा, क्या आज्ञा है हुजूर। मालिक ने मुंह में 2-3 लौंग डालकर कहा, देखो एक कौड़ी, मैंने ब्याह नहीं किया और शायद करूँगा भी नहीं। एक कौड़ी चुप रहा। शराबी भूस्वामी ने हंसकर आगे कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं भीष्मदेव हूँ। महाभारत को तुमने पढ़ा है ना? भीष्मदेव बनकर मैं नहीं बैठा हूँ, शुकदेव भी नहीं हो गया हूँ। मेरी बात समझ तो गए एक कौड़ी? मुझे वह चाहिए। एक कौड़ी ने लज्जा से सिर झुका लिया और गर्दन हिलाई। वह मुंह खोलकर उत्तर नहीं दे सका, किंतु जिस निर्लज्ज विचार से जमींदार के गुमाश्ते तक को लज्जा महसूस हुई है, वह बात उन्होंने बिना किसी संकोच के मजे से कह डाली। बोले, और सब लोगों की तरह नौकरों से ये सब बातें कहना मैं पसंद नहीं करता। अच्छा, अब जाओ, मेरी पालकी के कहारों के खाने पीने का प्रबंध कर देना। वे लोग शायद ताड़ी वाड़ी भी पीते हैं, उधर भी जरा नजर करना। अच्छा, जाओ। एक कौड़ी सिर हिलाकर और एक बार पृथ्वी पर झुककर प्रणाम करने के बाद बाहर जा रहा था कि हुजूर ने एकाएक उसे पुकार कर प्रश्न किया, इस गांव में कोई दुष्ट बदजात रियाया है, तुम जानते हो? एक कौड़ी घूमकर खड़ा हो गया। इसी स्थान पर उसके बहुत दिनों का एक पुराना घाव था। मालिक के इस प्रश्न ने ठीक उसी स्थान पर चोट की।
किंतु उस वेदना को उसने एक संयम के पर्दे से ढककर उत्सुकता रहित कंठ से कहा, जी नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। केवल तारादास चक्रवर्ती है, सो वह हुजूर की रियाया नहीं है। जीवानंद ने पूछा, तारादास कौन है? एक कौड़ी बोला, चंडी देवी का पुजारी। इन तारादास के साथ जमींदारी के सिलसिले में एक कौड़ी का अनेक बार झगड़ा हो चुका था, किंतु इससे उसके मन में विशेष दुख नहीं था। पर लगभग 2 साल पहले एक कटहल के पेड़ के लिए जो लड़ाई छिड़ी थी, उसकी जलन अभी तक शांत नहीं हुई थी, क्योंकि कटहल की लकड़ी के तख्ते उसे अपने घर के लिए चाहिए थे और इसलिए अंत में उसे ही झुककर चुपचाप झगड़ा मिटा लेना पड़ा था। एक कौड़ी कहने लगा, क्या करूं हुजूर, सदर में अर्जी देने से विचार नहीं होता। दीवान जी ध्यान ही नहीं देते, नहीं तो चक्रवर्ती को ठीक करते कितनी देर लगती है। किंतु एक निवेदन करता हूँ, हुजूर शह देंगे तो वे लोग रियाया को बिगाड़ देंगे, तब गांव पर राज्य करना कठिन हो जाएगा। इधर हुजूर का नशा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने लड़खड़ाते स्वर में कहा, तुमने अकेले तारादास का ही तो नाम लिया है, एक कौड़ी। फिर तुम्हारे इस वे का क्या अर्थ है? एक कौड़ी ने कहा, चक्रवर्ती की लड़की भैरवी भी तो है, नहीं तो चक्रवर्ती बुरा आदमी नहीं है। वह लड़की ही असल में सर्वनाशिनी है। देश भर के कितने आवारे बदमाश हैं, सब जैसे उसके गुलाम हो रहे हैं। जान पड़ता है जमींदार बाबू के कानों में सब बातें नहीं पहुंच पाई। उन्होंने वैसे ही बुदबुदाते हुए कहा, होना ही चाहिए। उम्र कितनी है? देखने में कैसी है? एक कौड़ी ने कहा, उम्र यही 23-24 हो सकती है, और रूप की बात यदि कहे हुजूर, तो वह जैसे एक गंवार सिपाही है। ना तो है स्त्रियों जैसी सुंदरता या नाक नक्श, और न स्त्रियों जैसे गठन, जैसे चोन्हार है, जैसे हथियार बांध कर लड़ाई करने चला हो। इसी से तो यहाँ के छोटी जाति वाले समझते हैं कि वही साक्षात चंडी है। जीवानंद एकाएक सीधे होकर उठ बैठे। उत्साह और कुतूहल से दोनों लाल लाल आंखें फैलाकर बोले, क्या कहते हो एक कौड़ी? मामला क्या है? खोल कर कहो तो सुनूं। देखने में चोन्हार जैसी है, तो भी गृहस्थ ब्राह्मण की लड़की है, सर्वनाशिनी कैसे हुई? और फिर डाकू बदमाशों का दल भी कहाँ से जुट गया? एक कौड़ी बोला, इसमें आश्चर्य क्या है हुजूर? यह कहकर उसने भैरवी की जो कहानी सुनाई, वह संक्षेप में इस प्रकार है। भैरवी किसी का नाम नहीं है, गढ़चंडी की प्रधान सेविका की यह एक साधारण उपाधि है। वैसे वर्तमान भैरवी का नाम षोडशी है, और इसके पहले जो थी उनका नाम था मातंगिनी भैरवी। माता के आदेश से उनका सेवायत कभी पुरुष नहीं हो सकता। स्त्रियां ही सदा से इस पद की स्वामिनी होती आ रही हैं। लगभग 15-16 वर्ष हुए होंगे। एकाएक एक दिन खबर आई कि मातंगिनी भैरवी के पति की मृत्यु हो गई। बड़ी मुश्किल से जब यह खबर सत्य साबित हुई, तब मजबूरन मातंगिनी को भैरवी का पद छोड़कर काशी चला जाना पड़ा। जीवानंद अब तक चुपचाप सुन रहे थे। विस्मित होकर उन्होंने प्रश्न किया, विधवा होने पर शायद भैरवीगिरी छूट जाती है क्या? एक कौड़ी ने कहा, हाँ हुजूर। जीवानंद ने कहा, शायद इसी से उन्होंने पति को अज्ञातवास के लिए भेज दिया था। एक कौड़ी ने कहा, इसके सिवा और तो कोई उपाय नहीं है हुजूर। माता के आदेश से ब्याह की 3 रातों के बाद पति भैरवी का स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसी कारण दूर देश के दुखी गरीब के किसी लड़के से ब्याह कर दिया जाता है। उसे दूसरे ही दिन रुपया पैसा देकर विदा कर दिया जाता है, और कभी कोई उसकी परछाई तक नहीं देख पाता। यही नियम है, सदा से यही होता आ रहा है। जीवानंद ने हंसकर कहा, कहते क्या हो एक कौड़ी, एकदम देश निकाला। भैरवी ही ठहरी। रात को एकांत में एक प्याला शराब डाल कर देना, गरम मसाला डालकर कुछ महाप्रसाद पकाकर खिलाना, एकदम कुछ भी नहीं कर सकती? एक कौड़ी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं हुजूर, माता की भैरवी को पति को छूना नहीं चाहिए। लेकिन इससे क्या?
गांव में पति के अलावा और कोई पुरुष नहीं है क्या? मातु भैरवी को देखा है और षोडशी भैरवी को भी। लोग क्या खामखा उसके पैरों से लिपटते हैं। बात बात में हुजूर के समान ही मामला मुकदमा लगा देती है। जीवानंद ने हंसकर कहा, स्त्री महंत है और क्या, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन यह बताओ, मातु के बाद यह कैसे आ गई? एक कौड़ी बोला, चक्रवर्ती महाशय मातंगिनी के भांजे हैं। ढाका या ना जाने कहाँ किसी महाजन की आड़त में मुनीमी का काम करते थे। चिट्ठी पाकर चले आए। साथ में एक 10 वर्ष की लड़की ले आए और फिर कहीं से एक पात्र भी जुटा लिया। उसकी क्या जाति है, किसका लड़का है, कहाँ घर है, कुछ पता नहीं। रात को ही ब्याह हो गया और रात को ही उसे रवाना कर दिया गया। उसके बाद मजे से गद्दी पर बैठकर राजभोग कर रहे हैं। कौन करे बात, कौन कुछ पूछे। गांव में भी कोई आदमी नहीं और राजा का शासन नहीं। यह कहकर उसने जमींदार पर ही कटाक्ष किया, किंतु देखकर समझ लिया कि उसकी यह वक्रोक्ति व्यर्थ गई। राजा आंखें मूंदे पल भर में ही कैसे निद्रा में डूब गए। बहुत देर तक कोई बात नहीं हुई। कहीं उसकी जरा सी नासमझी से जमींदार की यह तंद्रा न टूट जाए। इसी डर से वह कठपुतली की तरह अचल खड़ा खड़ा मन ही मन उस शराबी के पुरखों का श्राद्ध करता रहा। फिर सोचने लगा कि वह चुपचाप खिसक जाए या नहीं। इसी समय जीवानंद ठीक जागते हुए मनुष्य की तरह बोले, लगभग 15 वर्ष पहले की बात है ना? अच्छा, यह तारादास क्या देखने में खूब ठिगना और गोरा है? एक कौड़ी ने कहा, नहीं हुजूर, चक्रवर्ती का रंग गोरा अवश्य है, लेकिन डील डौल लंबा है। जीवानंद ने कहा, लंबा है? अच्छा, तुमने यह कैसे जाना कि यह आदमी ढाका में महाजन की गद्दी पर बही खाते का काम करता था? ऐसा भी तो हो सकता है कि वह कलकत्ते में रसोई बनाने का काम करता रहा हो। एक कौड़ी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं हुजूर, सचमुच ही वह बही खाता लिखते थे। उनका 6 महीने का वेतन बाकी था। मैंने ही नालिश करने की धमकी के साथ चिट्ठी लिखकर रुपए वसूल करा लिए थे। जीवानंद ने कहा, तो फिर यह सच है? अच्छा, इसी आदमी ने क्या 5 साल पहले एक आसामी के घर उजाड़ने के मामले में मामा के खिलाफ गवाही दी थी? एक कौड़ी ने जोर से सिर को झोंका देकर कहा, हुजूर की दृष्टि से कुछ नहीं छिपा रहता। जी हाँ, यह वही तारादास है। जीवानंद ने धीरे धीरे सिर हिलाकर कहा, उस दफा इसने बहुत से रुपयों के फेर में डाल दिया था। अच्छा, इसके कब्जे में कितनी जमीन होगी? एक कौड़ी ने मन ही मन हिसाब लगाकर कहा, 50-60 बीघे से कम नहीं होगी हुजूर। जीवानंद ने घड़ी भर चुप रहकर कहा, कल तुम खुद जाकर उसे बता आओ कि बीघा पीछे 10 रुपए नजराना मुझे चाहिए। मैं यहाँ 8 दिन रहूंगा। एक कौड़ी ने कुंठित और संकुचित होकर कहा, जी, वह तो बिना कर की देवताओं की संपत्ति है हुजूर। जीवानंद ने कहा, देवताओं की संपत्ति इस गांव में जौ भर भी नहीं है। सलामी ना मिलने पर सब जब्त हो जाएगी। एक कौड़ी कुछ उत्तर ना देकर चुपचाप खड़ा रहा। चक्रवर्ती महाशय के कारण नहीं, उनकी कन्या जंगी सिपाही भैरवी की बात स्मरण करके। जमींदार तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उसे तो इसी गांव में रहना है। एक बार उसने अस्फुट स्वर में कहना चाहा, लेकिन हुजूर, किंतु उसका कहना अधिक आगे नहीं बढ़ सका। हुजूर ने बीच में ही रोक कर कहा, लेकिन अभी रहने दो एक कौड़ी, मुझे रुपयों की जरूरत है। 500-600 रुपए को छोड़ ना सकूंगा। ये रुपए उसे देने ही होंगे। कल चक्रवर्ती को खबर देना कि वह कचहरी में हाजिर रहे। दलील दस्तावेज कुछ हो तो वह भी साथ ला सकता है। रात हुई, अब तुम जा सकते हो। मेरे आदमियों के खाने पीने का बंदोबस्त कर देना। सदर में लौटकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हुजूर माँ बाप हैं, कहकर एक कौड़ी एक बार और लंबी दंडवत करके घर से बाहर हो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।